नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई कहानी है और उसका शीर्षक है नेपथ्य का अभिनेता। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि वर्तमान समय में रंगमंच और रंगमंच के कलाकारों की जो स्थिति है वो हमसे और आपसे छिपी नहीं है। और रेणु जी की ये कहानी रंगमंच के कलाकारों और रंगमंच के ऊपर बाखूबी उतरती है। तो बस मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसे बस सुन लीजिए। यद्यपि मैं उसे पहले भी 2500 बार देख चुका हूं, लेकिन उस दिन अचानक देखकर चियोंक सा उठा। लगा कि जैसे बिना मौसम के कोई फूल या फल देख रहा हूं। और मैं ही नहीं, उसे देखकर सभी परिचित अपरिचित हचकचा कर रह जाते हैं। और मैं ये भी देखता हूं कि कोई कोई उसके टेबल के निकट जाकर कुछ पूछ लेता है और वो घोर अनाट के ढंग से एक छोटा सा उत्तर दे देता है। मैंने मन ही मन अटकल लगाई कि लोग इसे चाय की इस छोटी सी दुकान पर बैठा देखकर क्यों हचकचा कर रह जाते हैं। मुझे समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि प्रायः इसे मेला, तीज त्योहार ऐसे समय में देखा गया है। किंतु आज अचानक ये यहां एक बात याद आई। कलकत्ते की मशहूर थिएटर कंपनी मेला में आई हुई थी। लोगों की अपार भीड़ जमा हुई थी। दिल भर धरने की जगह नहीं थी। मंच पर ही ट्रेन आती, धुआं उगलती हुई फुक्का फाड़ती और रंग बिरंगी रोशनी में परियां नाचती। उस दिन जीवन में पहले पहल थिएटर देखकर मन उत्तेजित हो गया। लगा कि क्या है, परियां इधर से उधर हवा में, अद्भुत किंतु विस्मयकारी। किंतु मेरे सहपाठी बकुल बनर्जी ने मेरे मन को छोटा कर दिया। जन्मजात आर्ट। उसके कथनानुसार इस नकली कंपनी में असली कंपनी के निकाले हुए सारे कलाकार, और असली कंपनी की बातें तो सभी कोई जानता है। अरे 24 घंटे के भीतर भीतर कलेक्टर साहब ने मेले को खाली करके निकल जाने का आदेश दिया था। उनके आदेशानुसार अगर ये कंपनी 2 दिन और मेले में ठहर गई तो पूरा का पूरा जिला दरिद्र हो जाएगा। लेकिन मेरे मन को उदास देखकर बकुल बनर्जी ने कहा था, एक बात और है, तुमको बताएं, जिस आदमी ने रेलवे पार्टर का पार्ट किया हुआ है, अरे वही जो वेटिंग रूम में सोए हुए लड़के को छुरे से मारता है, उसको तो नकली नहीं कह सकते हो ना। वो भी आया हुआ है। वही आदमी। इस आदमी को दूसरी बार मैंने बिलो मंगल नाटक में चिंताबाई की मजलिस में भूतिया के बाबा जी के भेष में काया का पिंजरा डोले रे और सांस का पंछी बोले रे गाता हुआ बड़ा ही सुरगर कंठ था, सच में। किंतु जब ये ना पारसी नौटंकी के एक दृश्य में कवित्व पढ़ रहा था कि मृदंग कहे दिख 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 और मंजीरा कहे किनको 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 किनको, तो हाथ नचाए कि गणिका कहे इनको 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 इनको। उस वक्त मुझे जरा भी संदेह नहीं रह गया, बहुत अच्छे से पहचान गया जनाब को, ये वही हैं। ये वही हैं जो वेटिंग रूम में सोए हुए लड़के को देखकर पागल जैसा बड़बड़ा उड़ा था। हाथ में छुरा और थर थर कांपता हुआ ये आदमी बोला था कि क्यों रे मेरे हाथ, तू क्यों कांप रहा है? तू तो सिर्फ अपने मालिक का हुक्म अदा कर रहा है। देख देख, शिकार सोया हुआ है चादर तान कर, ले तू भी अपना काम तमाम कर। एक अंदाजा लगाया, एक लंबे अरसे के बाद इसे इस इलाके में देख रहा हूं। वो रोबीला सरदार, अंग्रेज, जज, उपदेशक, हत्यारा पार्टर की भूमिका करने वाला और काया का पिंजरा डोले रे सांस का पंछी बोले रे गाने वाला ये आदमी, सबका सब एक ही व्यक्ति। भाई साहब, एक चाय इधर भी दीजिए।
उसकी ये बोली सुनकर रत्ती भर संदेह नहीं रहा कि वो जो हत्यारा पोर्टर था, रोबिला, सरदार, जज, अंग्रेज, उपदेशक, सबका सब एक ही व्यक्ति आज टूट चुका है। उन दिनों की एक और बात याद आई। उन दिनों रात के स्टेज के कलाकार को दिन के उजाले में देखना बड़ा ही विस्मयकारी होता था, अद्भुत सा लगता था। एक बार की बात है कि एक नौटंकी का शो देखने के बाद मैं भी इन कलाकारों के पीछे पीछे घूम रहा था। तो एक चाय की दुकान पर सब खड़े थे, लैला, मजनू, शेर, फरहाद और डकैत के हाथ से राजकुमारी को छुड़ाने वाला राजकुमार, प्रयोजन पढ़ने वाला और उपदेशक, और उन्हीं के साथ में ये काया का पिंजरा डोले रे, सांस का पंछी बोले रे गाने वाला ये आदमी मुझे अचानक पीछे खड़ा हुआ देखकर बोला, क्यों भाई, बहुत देर से पीछे पीछे घूम रहे हो, क्या बात है, पॉकेट मारोगे क्या? मैंने कहा अच्छा, अरे तुम्हारे पॉकेट में है ही क्या जो कोई मारेगा? अच्छा, मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, तुमको कैसे पता? अरे रात को स्टेज पर भीख जो मांग रहे थे, दाता तेरा भला हो, दाता तेरा भला हो। बड़ा तेज है भाई लड़का, है शो देखा हुआ। उसकी चाय खत्म हो गई थी। मेरे टेबल के करीब आया और बोला कि सेठ, मुझे पहचानते हो? बहुत देर से देख रहे हो मेरी तरफ। मैंने कहा बैठो। और मैं सेठ वेठ नहीं हूं, खालिस आदमी हूं। और बताओ किस कंपनी में हो आजकल? अरे साहब, अब कैसी कंपनी, कैसा थिएटर, कैसा रंगमंच, सबको तो सिस्टम खा गया था। कितने कंपनियों में काम किया आपने? गिनती तो नहीं है साहब। 9 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर उतरा था कुशन के रूप। तो अब क्या करते हो? क्या करना साहब? वो किसी शायर ने कहा ना कि इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया। लगभग 10 साल बाद इस इलाके में आया था। सुना है यहाँ पे ड्रामे के शौकीन लोग हैं। हो तो कुछ सुना दो साहब, बिकॉज लास्ट 2 days आई एम वेरी हंग्री साहब। अब मांगने की हिम्मत नहीं होती साहब। ड्रामे के कुछ पुराने शौकीन मिल जाते हैं तो सुना देता हूं। अपने वाक्य को अधूरा छोड़कर वो भागकर कोने में रखी हुई अटैची वापस ले आया और उसमें से उसने एक काली लुंगी निकाली और खुद को ढांप लिया, जैसे खुद को ग्रीन रूम में ले गया। और थोड़ी ही देर बाद उसने वो लुंगी हटाई जैसे कि पर्दा उठा हो और उसमें से एक तलवार कट मूंछों वाला आदमी प्रेमी बाहर आया और मध्यम स्वर में बोला कि ये उदास प्रेमी का डायलॉग है। ठहर ऐ हसीन मुसाफिर ठहर, तू कारगाह तमन्ना को खराब आयास और ऐवान निसात को मातम सरा जलवे हजारे हस्ती को मस्कल जनमत बनाकर कहाँ जा रही है? इसके बाद उसने 2500 सम्मान दिए, क्योंकि मैं नहीं सुना पाऊंगा, और दर्जनों चेहरे बनाए और अंत में सामने खड़ी भीड़ को ताक कर अपनी टोपी को भिक्षा पात्र बनाकर, दाता तेरा भला, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए ही सही, मेरा पैर धरती को स्पर्श कर गया। कहीं अंदर एक चोट और लगा कि इस आदमी ने अपने कला के जादू से मुझे मीलों पीछे